तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का जो जैक बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, उसका यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला। तो आपको बता दें कि अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो, कोई ज़रूरी नहीं है जैक बोर्ड का ही, कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर करना होता है, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन डायरेक्ट छाप देता है। ठीक है, तो हम 2022 का करवा दिए, 2023 का भी करवा रहे हैं, फिर 2024 का करवाएंगे, 2025 का करवाएंगे। तो 4 साल का आप करोगे तो चरचरी क्वेश्चन अगर आप जोड़िएगा तो 4 16 नंबर, मतलब 16 नंबर आप लोग का यहीं आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उधर आप कितनों पढ़ते रहिएगा तो फिर 16 नंबर खोजना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ से पीवाईक्यू आप करके जाओगे तो 16 नंबर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अभी ताज़ा हम लोग पीवाईक्यू करते चलेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैप्टर वाइज करना चाहते हो तो चैप्टर वाइज हम करवा दिए हैं वर्मा गेस का। ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा, हम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, अगर आप चैप्टर वाइज करना चाहते हो तो जाकर के कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग चलिए देखिए, सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन, ये जो रिलेशन दिया गया है वो ऑन द सेट डिफाइंड है। ठीक है, तो बोल रहा है कि कौन, मतलब किस टाइप का ये रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए अक्सर ये सिमेट्रिक वाला ही देता है, क्योंकि सिमेट्रिक वाला आसान होता है। ठीक है, तो जैक बोर्ड में कोई उतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं देता है। ठीक है, वो आसानी वाला देता है, बस आपको केवल एक बार पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव के लिए सेट को देखना है। सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबका डबलेट रिलेशन के अंदर बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। ठीक है, मतलब ए का डबलेट ये है क्या रिलेशन के अंदर, नहीं। बी का डबलेट बी है क्या, सी का डबलेट सी है क्या, अगर सबका डबलेट बिलोंग करेगा तो उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ ए का डबलेट ये नहीं है, तो एक भी फ्लॉप किया मतलब फ्लॉप कर गया, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, आप सिमेट्रिक के लिए सेट को नहीं देखना, सिमेट्रिक के लिए सेट को एकदम नहीं देखना है, रिलेशन को ही देखना है। रिलेशन के अंदर जितना भी ऑर्डर पेयर है सबका उल्टा उसके अंदर होना चाहिए। उल्टा कहने का मतलब देखिए ए बी का उल्टा क्या बी ए और कहीं दिख रहा है, तो हाँ ये बी ए दिख रहा है। अब ये बी का उल्टा बी ए हो गया। अब आगे बढ़िए, अब हम लोग बी सी को देखेंगे, क्या बी सी का उल्टा कहीं दिख रहा है, बी सी का उल्टा सी बी, हाँ दिख रहा है। अब आगे बढ़िए बी ए, तो बी ए का उल्टा कहीं दिख रहा है, बी ए का उल्टा ए बी, हाँ दिख रहा है, मतलब यहाँ बी ए का उल्टा ए बी है। अब आगे बढ़िए सी बी का उल्टा दिख रहा है बी सी, मतलब सारा ऑर्डर पेयर का उल्टा है उसके अंदर मौजूद, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर सिमेट्रिक हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2। तो जनरली वो सिमेट्रिक वाला ही देता है। ठीक है, तो 2022 में भी सिमेट्रिक वाला दिया था, यहाँ भी सिमेट्रिक वाला दिया है, मतलब अक्सर सिमेट्रिक वाला ही देता है, क्योंकि इसका चेक करने में आसानी होता है। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिटिव चेक करिएगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों, देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ता है, दो को ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट सेकंड वहीं से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए। जैसे देखिए एक ऑर्डर पेयर लिए ए बी, तो बी से लास्ट हो रहा है तो बी से स्टार्ट होने वाला लीजिए, तो बी से स्टार्ट होने वाला बी सी है, बी सी है, तो हम लोग को क्या देखना पड़ता है, तो हम लोग को देखना पड़ता है फर्स्ट और लास्ट क्या ए सी आर के अंदर है, तो नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, तो नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा, यानी केवल क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2। तो इतना जरूर हिंट कर देते हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अक्सर कर लोगे। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ई फंक्शन रियल टू रियल डिफाइंड है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ 5x+4, एफ इन्वर्स एक्स पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर इन्वर्स निकालना है ना तो कुछ नहीं करिए, एफ एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई, तो अगर वाई बराबर दिया है, वाई बराबर दिया है तो एक्स बराबर निकाल दीजिए, वही उसका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, y+4 है उधर, इधर आ जाएगा -4 = 5x। वाई बराबर दिया था तो एक्स बराबर निकालिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y-4, वाई मतलब 5 इधर गुना में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, बराबर में एक्स, तो क्या आ गया, एक्स बराबर y-4/5। लेकिन ऑप्शन में सब जगह एक्स दिख रहा है, तो कुछ नहीं, वाई की जगह एक्स कंसिडर कर लीजिए। तो वाई की जगह अगर आप एक्स कंसिडर करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स कंसिडर करिएगा तो x-4 और बटे में 5, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, लेकिन आप इसको अगर सब्जेक्टिव में आ जाएगा तो कैसे बनाओगे, तो वो भी हम यहाँ पर जल्दी जल्दी बता देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या कहे थे कि एफ एक्स को वाई बोलते हैं, एफ एक्स को क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एक्स का मान निकालें तो एफ उधर जाएगा तो एफ इन्वर्स वाई हो जाएगा, मतलब हम लोग एक्स को क्या बोल सकते हैं, एक्स को बोल सकते हैं एफ इन्वर्स वाई। तो यहाँ पर देखिए इस एक्स की जगह हम लोग एफ इन्वर्स वाई लिखेंगे, तो हाँ लिख लेंगे, तो यहाँ पर देखिए y-4 और बटे में 5 = एफ इन्वर्स, इसको वाई लिखेंगे। ठीक है, एफ इन्वर्स क्या लिखेंगे, वाई। अब यहाँ पर पूछा है एफ इन्वर्स एक्स, तो एफ इन्वर्स एक्स निकालने के लिए, एफ इन्वर्स एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वाई एक्स कर दीजिए, तो हो जाएगा x-4 और बटे में 5, और सब्जेक्टिव में आएगा तो ऐसे कर लोगे, है कि नहीं, तो समझा दिए दोनों। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन आप लोग के सिलेबस में नहीं है, यहाँ पर पूछ दिया गया था, तो बहुत ही आसान होता है। क्या बोल रहा है, फॉर एनी ऑपरेशन बी डिफाइंड बाय
यहाँ पर स्टार देना चाहिए, ठीक। एज डिफाइंड ऑन, यहाँ पर क्या दे दिया है, छोड़िए इसको। ये ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस बी बाय 3 है, ठीक है। मतलब ऑपरेशन यहाँ क्या काम कर रहा है कि जोड़ के अब बटे 3 कर रहा है, ठीक है। तो वही काम यहाँ करना है, 1 ऑपरेशन 2 है। तो यहाँ पर देखिए ऑपरेशन क्या किया, ए प्लस बी, तो यहाँ पर 1 + 2 हो जाएगा, 1 + 2 और डिवाइडेड बाय क्या कर रहा है 3, तो डिवाइडेड बाय 3 कर देना। मतलब यहाँ पर जो दिया रहेगा कंडीशन वही कंडीशन को इसमें भी फुलफिल करा देना, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/3 कटेगा तो आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हालांकि वो नहीं आएगा, बाइनरी प्लस ऑपरेशन आप लोग के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ बाहर में साइन इनवर्स है, तो आप सोचिए कि साइन में कितना डिग्री मान √3/2 होता है। तो साइन में √3/2 60 डिग्री मान होता है। 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, π/3 बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C3 हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को बताने से पहले हम आपको बताते हैं 2 tan इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देता है। 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है, तीनों लिख देते हैं, कोई भी एक वो आ जाएगा, ठीक है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स के टर्म में होता है tan इनवर्स 2x/1 - x², और साइन के टर्म में होता है साइन इनवर्स 2x/1 + x², और कॉस के टर्म में क्या होता है, तो कॉस के टर्म में होता है कॉस इनवर्स 1 - x²/1 + x², ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स 1 - x²/1 + x², यानी ये वाला फॉर्मूला दिया है। तो इसका किसके बराबर होता है, 2 tan इनवर्स x के बराबर। तो यहाँ पर आप लोग का क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2022 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा था, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला वहाँ डायरेक्ट पूछ दिया था 2 tan इनवर्स x बराबर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये दिया हुआ मैट्रिक्स 3 ये पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से गुना करेंगे तो हर एक एलिमेंट के साथ गुना होता है, ठीक है। तो 3 ये क्या वैल्यू दिया हुआ है, तो 1 2 3 6, तो हर एक एलिमेंट में गुना होगा। तो करिए, 3 × 3 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, ठीक है। हर एक एलिमेंट के साथ गुना करना है अगर किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स में गुना करना है तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3। लेकिन वही अगर डिटर्मिनेंट रहता, जैसे हम बता दे रहे हैं डिटर्मिनेंट रहता जिसे, तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं, 1 2 3 6 रहता है इस तरह से। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके 3 × 1 मतलब 1 को 6 से गुना करें 6, 3 दूनी क्या हो जाए 6। तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, इफ़ ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा। तो देखिए ट्रांसपोज का 4 प्रॉपर्टी होता है, चारों हम यहाँ पर बता देते हैं, कोई भी एगो दे देगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए ट्रांसपोज का होता है 4 प्रॉपर्टी, ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होता है, तो उल्टा बढ़ता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। और फिर ए प्लस बी का ट्रांसपोज रहे तो क्या होता है, अलग अलग ट्रांसपोज बढ़ता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, टी लिखते हैं तो फिर डैश भी लिख सकते हो, ठीक है। और माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और वही अगर के इंटू ए का ट्रांसपोज रहेगा, ठीक है, तो कांस्टेंट पर मतलब ये के कांस्टेंट पर ट्रांसपोज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ए का क्या हो जाएगा ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी होता है कि ए का ट्रांसपोज किए अगर फिर से ट्रांसपोज कर दें तो उसी के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो ये चारों प्रॉपर्टी याद रख लीजिएगा, चारों बता देंगे, कोई भी एक पूछ देगा तो ऐसा नहीं बोलिएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भिड़ा है कि नहीं, तो वैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो उससे रिलेटेड हम बताते चल रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन को कर पाओ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो एक्स और वाई का मान बताना है। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा, है कि नहीं, तो बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से A11 के बराबर, तो x + 3 बराबर क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ से x का मान निकालोगे, इधर है +3 उधर जाएगा -3 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए y का मान निकालना है, तो यहाँ का A22 यहाँ के A22 के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। तो y बराबर कितना हो गया 3 हो गया, ठीक। तो x बराबर 4 y बराबर 3, देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है, x बराबर 4 y बराबर 3, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि R1 में अगर R2 को जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, या तो फिर आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिए, ठीक है। तो आप अगर नहीं प्रॉपर्टी पढ़े हो तो आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिए, या तो फिर प्रॉपर्टी पढ़े होंगे तो देखिए R2 में R3 को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर में रहेगा 1 1 1, और यहाँ पर हो जाएगा x + y + z, और यहाँ भी हो जाएगा x + y + z, और यहाँ भी हो जाएगा x + y + z, ठीक है।
और डिवाइड यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे में जेड एक्स और वाई, ठीक, ये हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या तो किसी एक कॉलम से कॉमन लिया जाता है, तो हम लोग इससे कॉमन ले लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो बचेगा 1 1 1, यहाँ भी 1 1 1, यहाँ बचेगा जेड एक्स वाई, ठीक है, ये चीज़ बच जाएगा। अब देखिए दो रो और कॉलम अगर आइडेंटिकल होता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इंटू में इधर हो जाएगा 0, तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ओवरऑल ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है तो ऊपर उसको नीचे वाले से गुना करेंगे, तो कोस थीटा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, और बीच में होता है माइनस, अब गुना करिएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर हो जाएगा थीटा, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, मतलब एंगल में एक्स स्क्वायर है, ऐसा नहीं कि टेन स्क्वायर एक्स नहीं है, यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स नहीं है, ठीक है। अगर टेन स्क्वायर एक्स रहता तो पहले पावर को उतारते, लेकिन यहाँ पर एंगल में एक्स स्क्वायर है, तो इसीलिए टेन का करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x आगे में लिख देते हैं, तो हो जाएगा 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा यही वाला करवाए हैं ना, 11 नंबर हो गया। 12 नंबर देखिए, तो 12 नंबर में क्या बोल रहा है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखिए 1/√1 माइनस स्क्वायर। अगर वहाँ कोस इनवर्स एक्स का पूछ देगा तो आप बोलोगे कि वो बतेबे नहीं किए, तो कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1/√1 माइनस स्क्वायर, तो हो सकता है कि कोस वाला पूछ दे, तो इसीलिए आप लोग को ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला आइए, अगला क्या है 13 नंबर में, तो 13 नंबर में डिफरेंशिएशन करना है लॉग ऑफ सेक एक्स का, ठीक है। तो देखिए लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, तो 1 पीछे वाला नीचे उतर जाता है तो हो जाएगा सेक एक्स। अब फिर सेक एक्स का करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x होता है, ठीक है। तो देखिए सेक एक्स से सेक एक्स गया तो क्या बचा 10x, तो आप लोग का हो जाएगा आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर, अच्छा सेक एक्स 10x आया ना, तो यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है एक्स बराबर दिया, वाई बराबर दिया, dy/dx पूछ रहा है, ठीक है। तो dy/dx पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले dx/d निकालेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ थीटा आर्बिटरी है, तो dx/d हो जाएगा, बराबर में ये कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, कोस का होता है -sin, तो यहाँ पर -sin लिख दिए। इसका अलग से डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ये साइन का हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। हमको चाहिए dy/dx, तो क्या करेंगे dy/d बटे dx/d, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये कोस थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर माइनस ये साइन थीटा है, माइनस ये साइन थीटा, तो देखिए यहाँ से ये और एक कट जाएगा, माइनस अभी भी है, तो कोस बाय साइन कोट, और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस में कोट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस में कोट, तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया माइनस कोट, तो यहाँ पर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, एक्स के पावर m वाई के पावर n बराबर एक्स प्लस वाई के पावर m प्लस n, ठीक है। तो इसमें लॉगरिथम लगाना पड़ेगा, तो इसको बनाएंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होता है y/x, को जरूरी नहीं है यहाँ m और n रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से भी दे सकता है कि x के पावर 3 y के पावर 2 और बराबर में x प्लस वाई के पावर में 5, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ रहेगा पावर x और y का, गुना में रहेगा x और y, और ऊपर में पावर जो रहेगा उसी का इधर सम रहेगा, तो इसका वैल्यू होगा y/x, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, इस फॉर्मेट में रहेगा, तो देखिए यहाँ 3 और 2 का सम 5 है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में रहेगा तो आंसर होगा y/x, याद रख लीजिए, ठीक। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, द स्लोप ऑफ कर्व y² बराबर x, पॉइंट दिया हुआ 1 1, ठीक है। तो देखिए स्लोप ऑफ कर्व, तो यहाँ टेंजेंट अगर कुछ दिया हुआ नहीं है, जैसे यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखा रहता तो हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल निकालना है, लेकिन केवल स्लोप ऑफ कर्व दिया है, तो इसका मतलब समझ जाना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ही बोल रहा है, ठीक है। तो अगर वो नॉर्मल निकालने बोलेगा तो वहाँ लिख देगा नॉर्मल, और अगर केवल स्लोप ऑफ कर्व पूछ रहा है तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करिए, तो y² का 2y, फिर क्या हो जाएगा dy/dx, x का करेंगे डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से dy/dx निकालिए, तो dy/dx बराबर क्या आ गया 1/2y, ठीक है। तो ये आ गया, हम लोग को क्या चाहिए 8 1 1 पर, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर क्या होता है, तो dy/dx 8 पॉइंट, dy/dx 8 पॉइंट, ठीक है। तो 8 पॉइंट क्या है 1 1,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू वाई की जगह कितना रखेंगे 1, क्यों? क्योंकि वाई का कोऑर्डिनेट यहाँ कितना है वाई 1 है, ठीक है। तो 2 इंटू 1 रखेंगे, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है कि दो स्लोप ऑफ नॉर्मल, देखिए अगर नॉर्मल पूछा है तो यहाँ नॉर्मल बोल दिया है, वहाँ केवल स्लोप ऑफ कर्व पूछ दिया, ठीक है। तो कर्व बोलेगा तो टेंजेंट निकालना है, और नॉर्मल वो पूछेगा तो यहाँ नॉर्मल लिख देगा, ठीक। तो चलिए डिफरेंशिएट करिए, तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा dy/dx बराबर 2x², पावर उतरेगा, पावर में 1 कम तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, प्लस में 3 साइन का डिफरेंशिएशन cos x, 8x = 0 पर बोल रहा है ना। तो dy/dx पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे कि -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो नॉर्मल हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8x = 0, तो जहाँ x वहाँ 0 रख दीजिए, तो 4 × 0 प्लस में 3 cos 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 प्लस 3 × cos 0 का मान होता है 1, तो ओवरऑल कितना आ गया 3। तो 3 क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट, 3 क्या है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया 3, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया 3। अब हम लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला पढ़े, स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया था तो 3 आया था, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे 3, तो -1 अपॉन 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए यहाँ sec² x का इंटीग्रेशन पूछा है, तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पर sec x को लिख सकते हैं 1/cos² x, तो हाँ लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय sec² x को लिख सकते हैं, मैंने cosec² को क्या लिख सकते हैं 1/sin² x, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा dx। आप क्या करिए, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पर क्या है ना 1/cos² x है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बड़का बटे है, तो भागा को गुना में बदलोगे तो ऊपर चल जाएगा sin² x और नीचे आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा। अब देखिए ऊपर में sin² x है, नीचे में cos² x, तो क्या बन जाएगा tan² x बन जाएगा, तो tan² x dx। अब tan² x का हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, मतलब tan² रखता नहीं देता है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा sec² x - 1 में। tan² x बराबर क्या होता है sec² x - 1। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, तो यहाँ पर लिखते हैं 10x। अब माइनस में 1 है, तो माइनस में क्या हो जाएगा 1 का x और प्लस में c, तो 10x - x + c, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/9 + x², ठीक है dx। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/, मतलब 3 का स्क्वायर और प्लस में x² dx, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम बताए हैं जब 3 नंबर वाला करवा रहे थे, तो वहाँ पर बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² + x² में क्या होता है 1/a की जगह कितना है 3, tan इनवर्स x/a, तो x/a की जगह कितना है 3 और प्लस में c, तो 1/3 tan इनवर्स x/e वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए फॉर्मूला हम याद करवा दिए हैं, तो देखिए कितना क्वेश्चन दे रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला से दे रहा है, यहाँ भी डायरेक्ट फॉर्मूला से है, क्या है 1/√अंडर, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर - x का स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर क्वेश्चन नहीं भिड़ रहा है, तो कैसे नहीं क्वेश्चन भिड़ रहा है, ये तो फॉर्मूला बतेबे किए हैं, तो फॉर्मूला बता दिए तो क्या नहीं बना सकते हो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो इंटीग्रेशन नीचे में रूट हो, तो नीचे में रूट होता है या तो लॉग या तो साइन, साइन कब होता है जब x² के पहले नेगेटिव है, तो यहाँ पर x² के पहले नेगेटिव है, मतलब पक्का कि साइन वाला होगा। तो साइन वाला में क्या होता है फॉर्मूला साइन इनवर्स x/a, तो x यहाँ है, अब बाय a की जगह क्या है 4, तो 4 हो जाएगा प्लस में c हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला तो याद करवा ही दिए सब्जेक्टिव वाला में, तो ये हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। तो इससे कभी कभी क्या करता है कि ऑब्जेक्टिव में डाल देता है, कभी कभी इससे सब्जेक्टिव में डाल देता है, अगर आसान रह गया तो ऑब्जेक्टिव में भी डाल देता है, ठीक है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है द रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीज, मतलब dr इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.3 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए यूनिट से हम लोग पकड़ ले रहे हैं कि नीचे में क्या होगा, तो सेकंड दिया है, इसका मतलब dt होगा, ठीक है, बराबर में दिया हुआ कितना 0.3, ठीक। द रेट ऑफ इंक्रीज इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर पूछ रहा है, ठीक है, मतलब dp/dt ये चीज़ पूछ रहा है, तो d पेरीमीटर लगाइए किसका, तो सर्कल का बात हो रहा है, सर्कल का पेरीमीटर सर्कमफेरेंस बोले बात बराबर है, यानी 2πr, ठीक है।
तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा कांस्टेंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा डी आर बाई डी टी का मान यहाँ दिया हुआ 0.3, तो रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा 2 पाई, इधर हम लिख रहे हैं ठीक, 2 पाई इंटू 0.3, तो गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 0.6 पाई, 0.6 पाई हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक, तो यहाँ पर ये सब 11th का ही टॉपिक है कि नहीं, ये सब तो फिजिक्स में पढ़े होंगे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³/3। अब यहाँ पर देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक, कितना आसान दिया है। अपर लिमिट डालिए तो अपर लिमिट डालिएगा तो हो जाएगा BQ/3 और माइनस लोअर लिमिट कहाँ डालोगे, x की जगह तो AQ और बटे में क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर LCM लोगे तो भी क्या हो जाएगा BQ माइनस AQ और बटे में क्या हो जाएगा 3, यही तो है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है तो 1 और यहाँ √3 है ना, tan इनवर्स x का नहीं है, मतलब इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स x, कितना आसान दे दिया है। यहाँ पर क्या है 1, यहाँ क्या है √3, अपर लिमिट डालिए तो हो जाएगा tan इनवर्स √3 और माइनस में tan इनवर्स 1। तो आप ऐसे सोचिए tan में कितना डिग्री मान √3 होता है, 60 डिग्री π/3। tan में कितना डिग्री मान 1 होता है, 45 डिग्री, तो π/4। सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप ऐसे सोचिए, चलिए ले लीजिए एलसीएम, तो हो जाएगा 12, 4 3 चक 12, तो 4 पाई हो जाएगा। माइनस में 4 3 12, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 पाई, तो 4 पाई में से 3 पाई जाएगा तो हो जाएगा π/12, क्या हो जाएगा π/12। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन कहाँ दिया है π/12, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 25 में क्या है, तो लिमिट है -π/2 से π/2 साइन के पावर 9x dx। ठीक है, तो अगर कभी भी ये प्रॉपर्टी लगेगा, कभी भी अगर नेगेटिव से पॉजिटिव लिमिट रहेगा, कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव लिमिट रहेगा, तो क्या करना है कि फंक्शन में नेगेटिव डाल के देखना है। अगर फंक्शन में नेगेटिव डाल के देखोगे और वो नेगेटिव में आ जाएगा तो उस केस में इसका वैल्यू 0 हो जाता है। लेकिन अगर नेगेटिव में नहीं आया, अगर पॉजिटिव में आ गया तो उस केस में होता है 2 टाइम्स ऑफ 0 से हो जाएगा लिमिट π/2 और जो यहाँ रहेगा फंक्शन और dx हो जाता है। ठीक है, तो ये केस तब होता है जब फंक्शन इवेन रहता है, लेकिन यहाँ देखिए फंक्शन ओड है। क्यों, क्योंकि देखिए साइन के पावर क्या है 9 है, तो अगर आप माइनस डालोगे तो माइनस साइन x लिखोगे और इसके पावर 9 करोगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। और ये फंक्शन क्या है नेगेटिव में है, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, वही अगर साइन के पावर 7 कर देगा तो भी 0 होता है, क्योंकि ओड आ जाएगा। तो अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर किसको बोलते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव को ऑर्डर बोलते हैं। मतलब एक बार डिफरेंशिएशन है कि 2 बार डिफरेंशिएशन है कि 3 बार डिफरेंशिएशन है, मतलब हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कितना बार है। तो देखिए यहाँ 1 बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ भी 1 बार डिफरेंशिएशन है, तो मतलब हाईएस्ट डिफरेंशिएशन 1 ही बार है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर दिया है क्या, देखिए यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, यहाँ d2 देना चाहिए था। क्या देना चाहिए था, d2 देना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि नीचे में है x² तो ऊपर में d2 देना चाहिए था, मिस्टेक हो गया। मतलब यहाँ कितना बार डिफरेंशिएशन, 1 बार, यहाँ कितना है 2 बार डिफरेंशिएशन है, तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट डिफरेंशिएशन 2 बार है। ठीक है, अगर 3 बार रहता डिफरेंशिएशन हाईएस्ट तो उसका ऑर्डर 3 हो जाता है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर 27 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो ये तो हम करवा ही दिए हैं सब्जेक्टिव, मतलब जब चैप्टर वाइज करवा रहे थे उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होता है e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो कंपेयर करोगे क्या चीज़, क्या होता है p dx होता है ना, तो यहाँ से p का मान अगर आप निकालोगे तो p का मान क्या होता है, y के बगल वाले को p बोलते हैं, तो e के पावर क्या हो जाएगा sec² x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। ठीक, तो e के पावर sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है, तो e के पावर 10x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है ना कि दोनों वेक्टर इक्वल है। तो दोनों वेक्टर इक्वल कब होता है, जब यहाँ पर i का बगल वाला i के बगल वाले के बराबर, j के बगल वाला j के बगल वाले के बराबर, यानी i का कोफिशिएंट बराबर हो चाहिए i के कोफिशिएंट, j के कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए j के कोफिशिएंट के बराबर, तब ना वो दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इक्वेट करिए i के बगल वाले को i के बगल वाले के साथ, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, और यहाँ j के बगल वाले को j के बगल वाले के साथ 2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस में y, तो यानी यहाँ से y बराबर कितना आ गया -2, x बराबर 3 y बराबर -2, यानी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। लेकिन आप देखिए
एक्स बराबर 3 ले लीजिए, वाई बराबर -2 ले लीजिए और यहाँ पर रखिए। देखिए दोनों वेक्टर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग का 3 और -2 आया था, तो पहले यहाँ x का मान पूछ रहा है, फिर y का मान। तो अगर ऑप्शन में ऐसे दे दे -2,3 तो ये वाला नहीं मार देना है। ठीक है, गलती से पहले x का मान पूछ रहा है, पहले x वाला मार रहा है, फिर y वाला। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट इतना। ठीक है, पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो जो पॉइंट दिया उसके साथ i j के सटा दीजिए, वही उसका पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, तो 1 के साथ i लगाइएगा तो 1i, अब फिर 0 के साथ j लगाओगे तो हो जाएगा 0j, +2 के साथ k लगाओगे तो हो जाएगा 2k। तो 0j लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब हो जाएगा i कैप +2 k कैप। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है, तो द स्केलर डॉट प्रोडक्ट, अच्छा स्केलर प्रोडक्ट बोले या तो डॉट प्रोडक्ट, बात बराबर है। ठीक है, मतलब इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डॉट कैसे करते हैं, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2, मतलब यहाँ का i के बगल वालों के यहाँ के i के बगल वाले के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 × 3। फिर यहाँ j के बगल में क्या है 1, तो 1 गुने, यहाँ j के बगल में -4 है तो -4 प्लस यहाँ के बगल में क्या है -3, तो यहाँ लेंगे -3 और गुना में यहाँ के बगल में क्या है तो है 7, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। अब लिखिए 5 × 15, 1 को -4 से गुना करें -4, 7 क्या हो जाएगा 21 -21, तो यहाँ पर ऐसे जोड़िए कि क्या हो जाएगा 15 - 21 4 25, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा -10। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 15 में से 25 घटाओगे -10 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 31, तो i क्रॉस j, i क्रॉस आया मतलब ये वाला बनाना है। ठीक है, फिर i हो जाएगा, फिर इधर j हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा k हो जाएगा। ठीक है, तो i क्रॉस j, तो फिर क्या हो जाएगा k हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो पॉजिटिव में आता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक है, अगला देख लीजिए 32 नंबर में क्या बोल रहा है, a वेक्टर -b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर + b वेक्टर। ठीक है, तो देखिए एक बार इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। ठीक है, बीच में फिर क्या करेंगे, इसको इससे करेंगे। ठीक है, तो बीच में प्लस दे देते हैं, फिर क्या हो जाएगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। फिर अगर क्या करेंगे -b वेक्टर को a से क्रॉस करेंगे तो माइनस में b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर हो जाएगा, और फिर -b वेक्टर को फिर b वेक्टर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्रॉस में सेम को सेम के साथ करते हैं 0 होता है, क्रॉस में क्या होता है सेम को सेम के साथ 0 होता है। क्यों, तो आप ऐसे सोचिए क्रॉस में होता है साइन, क्रॉस में क्या होता है साइन, और सेम को सेम के साथ करेंगे तो 0 डिग्री बनाएगा, तो साइन 0 डिग्री मान 0 मतलब खत्म, मतलब कॉस में सेम होता है क्या होता है 0, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे प्लस ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी। ठीक है, और क्रॉस में ए क्रॉस बी बराबर -b क्रॉस ए होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर -b क्रॉस ए को अगर खोल के लिखें तो यहाँ पर अगर ए क्रॉस बी करेंगे -7 प्लस में हो जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी हो जाएगा, और इधर 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सेम को सेम के साथ क्रॉस कर रहा है तो 0 होता है। ठीक है, अब देखिए ए क्रॉस बी यहाँ भी, ए क्रॉस ए बी यहाँ भी है, तो यहाँ पर एगो और एगो क्या हो जाएगा 2 गो, यानी 2 a क्रॉस b हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है -b क्रॉस ए, तो -b क्रॉस ए की जगह ए क्रॉस बी लिख दिए है कि नहीं। अब देखिए 33 नंबर ए डॉट ए, अब देखिए सेम को सेम के साथ डॉट दे दिया, तो डॉट में सेम को सेम के साथ करते हैं तो क्या होता है, तो ए डॉट ये ऐसा हम सब्जेक्टिव में भी करवाएं, ए डॉट ए बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये चीज़ होता है। ठीक है, या तो इसको ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर लिखें या तो ए स्क्वायर लिखें, दोनों बात बराबर है। देखिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर दिए तो ये भी सही है कि नहीं। अब अगला देखिए 34 में क्या बोल रहा है, डायरेक्शन कोसाइन। तो देखिए एगो डायरेक्शन कोसाइन आप लोग को जरूर पूछेगा। ठीक है, तो याद रख लीजिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ क्या यहाँ दिया हुआ जेड एक्सिस, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस मतलब जेड वाला 1 बाकी सब 0, तो जेड वाला 1 कहाँ है 4 में, तो कोऑर्डिनेट में क्या होता है पहले एक्स फिर वाई फिर जेड, तो जेड बोल रहा है तो जेड वाला 1 बाकी सब 0। ठीक है, याद रख लीजिएगा, कैसे आया नहीं आया आप लोग पढ़े होंगे सब्जेक्टिव में तो ठीक, नहीं पढ़े होंगे तो छोड़ दीजिए, मतलब आज यही रखिए कि जो पूछेगा वही 1 बाकी सब 0। अगर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस पूछेगा तो एक्स वाला 1 बाकी सब 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट इतना एंड इतना। ठीक है, तो फाइंड द इक्वेशन लिखना है, तो इक्वेशन लिखने के लिए यानी कार्टेशियन इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो कार्टेशियन इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या चाहिए, एगो पॉइंट चाहिए पता है, एक डायरेक्शन रेशियो चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालोगे,
तो x2 माइनस x1 करके, है कि नहीं। तो चलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, तो x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 7 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, ठीक है। b बराबर निकालिए -2 और -4, -2 माइनस में 4 क्या हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या किया हुआ है कि फिर Z2 माइनस Z1, तो Z2 माइनस Z1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस में 2, 5 माइनस 2 बराबर 3। तो ये हम लोग का क्या आ गया, तो डायरेक्शन रेशियोज आ गया, ठीक है। अब एक पॉइंट पता है, एक डायरेक्शन रेशियो पता है, तो हम लोग लिख देंगे, तो x बाय वाई बाय बराबर जेड बाय, ठीक है। तो देखिए x माइनस यहाँ पर एक पॉइंट लिखा जाता है, तो पॉइंट जनरली पहला को ही कंसिडर किया जाता है। 2 पॉइंट है तो कोई भी पॉइंट को ले सकते हो, लेकिन जनरली पहला को ही कंसिडर किया जाता है। तो फिर ऑप्शन में देख के भी आप लिख सकते हो, है कि नहीं, पॉइंट में। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट को कंसिडर करके अगर इक्वेशन में लिखेंगे तो x माइनस होता है x1, तो x1 का मान है -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। y माइनस y1 होता है, तो यहाँ पर क्या है 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा। z माइनस z1 होता है, तो यहाँ पर क्या है 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियो लिखते हैं, तो डायरेक्शन रेशियो क्या है 9, फिर माइनस में 6, तो यहाँ -6 लिखेंगे, फिर 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे। ऐसा कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, फिर अब नन ऑफ दीज नहीं मार दीजिएगा। क्यों, क्योंकि जब इसको वेक्टर फॉर्म में इसको अब जब काटिएगा तो क्या आ जाएगा 3, यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा, तो 3 बार में काट रहे हैं ना, तो 2 3 6, यहाँ आ जाएगा ये 1, तो 3 2 1, देखिए ये वाला दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट देख करके नहीं मार दीजिएगा कि 9 माइनस 6 और 3 नहीं है। यहाँ पर कभी कभी क्या करता है ना, इसको जब वेक्टर फॉर्म में बदलोगे तो लैम्बडा की जगह कॉमन ले लेता है। 3 6 और 9 को कॉमन ले लोगे तो लैम्बडा में मिक्स हो जाता है, ठीक है। इसको वेक्टर फॉर्म में बदलोगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर रेशियो को काट सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जब इसको वेक्टर फॉर्म में बदलोगे ना तो उसको लैम्बडा में कंसीडर कर लेता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहा है कि लाइन इतना जो है पासेज थ्रू द पॉइंट, बोल रहा है किस पॉइंट से पास कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कंपेयरिंग करेंगे। यहाँ क्या होता है कार्टेशियन फॉर्मेट, x माइनस x1 बाई ए बराबर y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से x1 निकालेंगे, y1 निकालेंगे, z1 निकालेंगे, ये क्या होता है पॉइंट होता है, पासिंग पॉइंट यही होता है, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करिए, तो x का मान कितना हो जाएगा 5, फिर यहाँ y का मान करोगे तो माइनस में 4 होगा, तब ना माइनस माइनस +4 आया है, और यहाँ पर z का मान क्या हो जाएगा 6, मतलब हो जाएगा 5, -4, 6, ठीक है। तो 5 -4 और 6 देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ है, तो पहला नंबर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोल रहा है कि द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। तो प्लेन आप लोग के टॉपिक में नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं। अगर बाय द वे प्रीवियस ईयर को देख करके दे तो यहाँ पर आप लोग निकालने सीख जाओगे, ठीक है। देखिए एक्स के बगल वाला को ए बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लेन आप लोग को सिलेबस में नहीं है। वाई के बगल वाले को बी बोलते हैं -3, जेड के बगल वाले को क्या बोलते हैं, तो सी बोलते हैं, ठीक है, सी बोलते हैं, तो सी बराबर -6 हो गया, ठीक है। तो ये भी सी पता है, तो क्या आप लोग डायरेक्शन कोसाइन नहीं निकाल सकते हो, मतलब डायरेक्शन रेशियो पता है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना खूब ईजी है कि नहीं। एल बराबर ए बाय रूट अंडर, मतलब 2 बाय रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, मतलब -3 का स्क्वायर, और फिर -6 का स्क्वायर तो 36, तो क्या हो जाएगा 2/36 और मतलब 4 40 और 9 49 का स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक हो जाएगा 2/7, तो उसी तरह से -7 मतलब -3/7, फिर क्या हो जाएगा -6/7, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट, ठीक। मतलब नीचे वाला सॉल्व किया 7 ना आ रहा है, तो सबके बटे में करना पड़ेगा, ए बाय रूट अंडर, बी बाय रूट अंडर, सी बाय रूट अंडर, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन इतना फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है, प्लेन के बारे में पूछ रहा है क्या। तो प्लेन आप लोग के सिलेबस में नहीं है, वाला बताने से फायदा नहीं, टाइम कायल झूठे लगाओ, आप लोग का नहीं आएगा, ठीक है। इसमें चलिए 39 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ऊपर में लिखना है इंटरसेक्शन दोनों का, नीचे में जो नीचे रहेगा उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ 1/4 और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ, तो 1/2,
तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो देखिए सॉल्व करते हैं। 1/4 है, भागा गुना में बदलोगे 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, कटेगा तो कितना आ जाएगा 2, यानी 1/2 आ गया आंसर। ठीक है, तो 1/2 देख लीजिए कहाँ है आंसर में, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए नेक्स्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, प्रोडक्टिव ऑफ ए दिया है, प्रोडक्टिव ऑफ बी दिया है, प्रोडक्टिव ऑफ इंटरसेक्शन दिया है, ए यूनियन बी पूछ रहा है। तो क्या आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हो, यहाँ केवल प्रोबेबिलिटी दे दिया, वहाँ पढ़ते थे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, उस तरह से। तो प्रोडक्टिव ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है क्या चीज़, तो होता है प्रोडक्टिव ऑफ ए प्लस प्रोडक्टिव ऑफ बी अब माइनस प्रोडक्टिव ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक, तो रख दीजिए 3/8 प्लस में प्रोडक्टिव बी 1/3 माइनस प्रोडक्टिव ए इंटरसेक्शन बी 1/4। तो यहाँ पर एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, तो 8 3 और 4 का एलसीएम लोगे तो 8 3 24 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 3 24 3 3 9 प्लस में 3 8 24, तो यहाँ 8 आ जाएगा, माइनस में 4 6 24, तो यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 8 16 17, 17 में से 6 आ जाएगा तो कितना बचेगा, 17 में से, अच्छा 8 8 16 17, 17 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना, 11/24। ठीक है, पहले एलसीएम लेकर के देखिए तो ज़रा, 8 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 2 बार में लगाइए तो हो जाएगा यहाँ पर 4 फिर 3 फिर 2, तो 4 फिर 2 बार में लगाइए तो 2 बार में लगाइए 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ठीक, तो लिए थे, तो 8 3 24, 3 3 9, 3 8 24, तो 8 आएगा, माइनस में 4 6 24, तो 6 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 और 8 17, 17 में से 6 जाएगा तो बचेगा 11। ठीक है, 11 और बटे में क्या हो जाएगा 24, तो हम लोग का आंसर कितना आ गया, 11/24 आ गया। ठीक है, ऐसा ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा तो हो जाएगा आप लोग का नन ऑफ दीज। तो उम्मीद करते सारा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इधर क्या है, तो इधर वाला सब्जेक्टिव है, तो इतना ही आप लोग का देखना था। ठीक है, तो इससे कम से कम तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी दे दिए हैं कि नहीं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर देखते हैं अगले वीडियो में हम लोग 2024 वाला करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।